नमस्कार दोस्तों, चलिए आज भारतीय राज्य व्यवस्था की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको हमारी 2 क्लासें मिल चुकी होंगी। पहली क्लास हमने भारतीय संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी और दूसरी क्लास में भारतीय जो स्रोत थे उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आगे चलते हैं। आज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक चीज बता देना चाहते हैं, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेंस परीक्षा में, पीसीएस और आईएएस की मेंस परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी जब तक आपको अपने संविधान की विशेषता नहीं पता होगी तो संविधान पढ़ के भी आप क्या करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी एक अगर कोई पूछता है कि आपके संविधान की भाई विशेषता क्या है, तो कम से कम हम इतना तो बताने में सक्षम हो कि ना हमारी मोटी मोटी ये विशेषताएं हमारे संविधान की। तो उसी बात पे चलिए आज एक क्लास इसकी भी ले लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय संविधान भारतीयों की अपेक्षाओं के अनुरूप था, उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया था और भारतीय संविधान में व्यवस्थाएं भी कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई थी कि आने वाली परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान परिवर्तित भी किया जा सकता था। लेकिन हाँ, ये परिवर्तन ऐसा होना चाहिए था जो आगे चल के मूल ढांचे का सिद्धांत आता था कि उसके मूल ढांचे को ही ना नष्ट कर दे। तो उनको लेते हुए इसका समय समय पे भी परिवर्तन होता रहा। इस वजह से संविधान में कुछ चेंजेस भी आए, लेकिन अभी भी इसकी मूल भावना वही है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो ये सबसे पहले चीज जो आती है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ये ब्रिटेन की तरह एक अलिखित संविधान नहीं है, ये लिखित संविधान है और साथ ही साथ ये विस्तृत तथा बहुत ही विशाल संविधान है। विशाल संविधान क्यों है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद जब 30 नवंबर 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन संविधान में बहुत सारे चेंज हुए। 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। उसने बहुत से अनुच्छेदों को संशोधित किया और बहुत सारे नए अनुच्छेद जुड़े। तो अब लगभग अनुच्छेदों की जो संख्या है ना, जो अनुच्छेदों की संख्या वो 470 पहुंच चुकी है। लेकिन जो मूल रूप से अभी भी संविधान में 395 अनुच्छेद ही है, क्योंकि ये जो 470 की संख्या है ये गिनतियों की संख्या है। जबकि जैसे क्या किया गया कि का, खा, गा करके अनुच्छेदों के साथ में एक का खा, गा या 17 का खा, गा करके इस तरह अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। ऐसे नहीं जोड़ा गया है कि 17, 18 या 395, ऐसा नहीं किया गया। 395, 96 फिर 97 ऐसा नहीं जोड़ा गया है। 396, 97 ऐसे नहीं बढ़ाया गया। उन्हीं अनुच्छेदों में का, खा, गा या ABC करके बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह कुल अनुच्छेदों की संख्या 370 पहुंच चुकी है, 470 पहुंच चुकी है, लेकिन मूल रूप से अभी भी अनुच्छेद 395 ही है। इसी तरह अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियों का संविधान संशोधन द्वारा अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। साथ ही साथ भाग भी बढ़ के 25 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 22 ही भाग हैं। मूल रूप से अभी भी 22 ही भाग हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर आपका संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था मौलिक कर्तव्यों को, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लाया गया था। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को 4 का एक भाग बना दिया गया था। मतलब भाग जो है 4 ही है, लेकिन 4 का बना दिया गया था। इस तरह भाग तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो है भाग तो बढ़ गए हैं, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी है। भाग तो बढ़ गए लेकिन संख्या नहीं बढ़ी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर मूल रूप से जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अब संशोधित होते होते 395 अनुच्छेद ही है,
का खा गा करके ये लगभग 470 अनुच्छेद पहुंच चुका है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और आपका 25 भाग, का खा गा करके 25 भाग बना दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से 22 ही भाग हुए। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इतने विस्तृत संविधान की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि भौगोलिक विस्तार जो था, वो भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतना ज्यादा था कि संविधान लिखते समय उसका बड़ा हो जाना लाजमी था। और दूसरी चीज ये थी कि एकल संविधान की व्यवस्था की गई। एकल संविधान की व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि राज्य का अलग संविधान और केंद्र का अलग संविधान नहीं बनाया गया, यहाँ पे दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की। ये भी एक कारण बन गया भारतीय संविधान के विस्तृत होने का। और साथ ही साथ इसमें जो है बहुत जो संविधान सभा थी उसमें बहुत सारे विधिवेत्ता भी थे, इस वजह से भी भारतीय संविधान विस्तृत होता चला गया था। ठीक है, और कुछ ऐतिहासिक कारण भी थे। ऐतिहासिक कारण जो हमारा संवैधानिक विकास था ना, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ाया था, उनके भी प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ते हुए चले आ रहे थे। यहां तक कि 1935 का जो अधिनियम आया था उससे तो बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में ले ली गई। जैसे भारतीय संविधान में जो है 19वीं संविधान के विस्तृत होने का कारण था। ठीक है, और आपको मैंने भारतीय संविधान के स्रोत भी पढ़ाए होंगे कि किन किन देशों से भारतीय संविधान में अच्छी अच्छी चीजें ली गई हैं। तो हमारे संविधान की ये भी एक विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ली हैं। बहुत सारे देशों के संविधान से हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया है। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े गर्व से कहा था कि हमने बहुत सारे देशों के संविधान को छानने के बाद भारतीय संविधान को तैयार किया है। तो इस वजह से कभी भी अपने संविधान को लेकर यह बात सोचना गलत होता है कि हमारा संविधान उधार की टोकरी से भरा हुआ है, जबकि बहुत सारे आलोचक ये कह के इसकी आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान आपका उधार की टोकरी से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी है कि विभिन्न स्रोतों से भारतीय संविधान में कई अच्छे विचार लिए गए। जैसे अगर कहा जाए कि जो हमारा भारतीय संविधान में न्यायपालिका के पुनरावलोकन की शक्तियां और ये सारी चीजें हैं, ये अमेरिका के संविधान से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई। आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और आपके साउथ अफ्रीका, इन सब के संविधानों से बहुत सारी अच्छी चीजें ली गई हैं, जिसको हमने संविधान सभा के स्रोत में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठते हैं कि किस देश से कौन सी चीज ली गई है। इस विषय पर क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए संविधान के स्रोत जो हमने आपको पढ़ाया है, उस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए फिर देखते हैं कि नम्यता और अनम्यता के बीच भारतीय संविधान में बड़ा अनोखा मिश्रण किया गया है। देखिए, संविधान कहीं के संविधान अत्यंत ही कठोर होते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है, अत्यंत ही कठोर संविधान है। वहां पे अमेरिका के किसी उपबंध में चेंज करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ राज्यों का भी उसमें वो होता है, अनुमोदन होता है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं पाएगा। और कुछ संविधान तो ऐसे हैं, जैसे ब्रिटेन के संविधान को अगर ले लिया जाए तो ब्रिटेन का संविधान बच्चों बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है, यानी वो बहुत ही नम्य संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान बना रहे थे, उन लोगों के दिमाग में ये था कि ऐसा ना हो कि संविधान को ऐसा बना दिया जाए कि जिससे जब चाहे कोई भी बहुमत की सरकार जब चाहे संविधान से छेड़छाड़ करके और संविधान के मूल भावना को ही परिवर्तित कर। ठीक है, इस वजह से भारतीय संविधान को थोड़ा बहुत कठोर बनाया गया, और साथ ही साथ इसको इतना नम्य भी बनाया गया कि विकास अगर हो और विकास की ये मांग हो कि भारतीय संविधान में परिवर्तन किए जाए, तो उस स्थिति में भारतीय संविधान में परिवर्तन संभव हो। इसके लिए भारतीय संविधान में 3 तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं। एक ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कुछ उपबंधों को विशेष बहुमत का मतलब ये होता है
कि विशेष बहुमत में जो उपस्थित, जो सदन में जो सदस्य उपस्थित होंगे ना और जो मतदान करने वाले होंगे, दोनों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और साथ ही साथ उस सदन, जिस सदन का वोट पड़ रहा है, उस सदन का भी बहुमत होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखना चाहिए, रखना कि कुछ उपबंधों के लिए विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। ये विशेष बहुमत क्या, अगर पूछा जाए विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत उसको कहा जाता है जिसमें जो मतदान करने वाले हो या उस समय जो उपस्थित हो उनका 2/3 लोग। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि वो उस सदन का भी बहुमत होना चाहिए। एक दूसरा उपबंध किया गया कि कुछ उपबंधों के लिए संविधान संशोधन के लिए, कुछ उपबंधों में संविधान संशोधन के लिए ये व्यवस्था दी गई कि आप उसके लिए विशेष बहुमत, जो 2/3 वाला कंडीशन है ना, वो तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, साथ में आधे से अधिक राज्यों का आप अनुमोदन भी प्राप्त करेंगे, तब आप उस उपबंध में, आगे चल के मैं संविधान संशोधन वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं जिनके लिए प्रथम व्यवस्था और जिनके लिए द्वितीय व्यवस्था। प्रथम व्यवस्था का मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता, और जिसमें कौन से उपबंध है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है, और कौन से ऐसे उपबंध हैं जिनके संशोधन के लिए आपको आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी प्राप्त करना होगा। साथ ही साथ एक व्यवस्था और की गई है, कुछ उपबंध संविधान के ऐसे भी हैं जिनको संसद चाहे तो साधारण बहुमत से उसका संशोधन कर सकती है। लेकिन हाँ, एक बात इसमें याद रखने वाली है कि इसे संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन के तहत, आर्टिकल 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा जो सामान्य बहुमत से संशोधन किया जाएगा। विशेषता के बारे में बात करते हैं तो अगली विशेषता ये है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में देखिए अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं लिया गया, बल्कि ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को लिया। कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि अभी अभी भारत स्वतंत्र हो रहा था। ठीक है, स्वतंत्र हो रहा था। अभी तक जो हमने शासन व्यवस्था देखी थी, जो भारतीयों ने शासन व्यवस्था देखी थी, वो थी संसदीय प्रणाली की। और दूसरी चीज इसमें विशेषता ये थी कि देखिए अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पृथक होती हैं। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक होती हैं और दोनों की शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें विधायिका के प्रति हमेशा कार्यपालिका उत्तरदायी होती है और साथ ही साथ मंत्री भी विधायिका का सदस्य होता है। संप्रभुता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी, ये इसका अगला जो है विशेषता है कि हमने हमारे संविधान में न्यायिक संसदीय संप्रभुता के साथ साथ ही न्यायिक सर्वोच्चता भी विद्यमान है। वो कैसे? देखिए, इसमें जैसे संसद संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी शक्तियों में संसद संप्रभु है, लेकिन इसके साथ साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देकर यह सुनिश्चित कर लिया गया कि संसद द्वारा जो नियम, अधिनियम, कानून बनाए जाएंगे उसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी तो असंवैधानिक होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उसको उस नियम को निरस्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ संसद को भी दिया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। अर्थात हमारा संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी संविधान में विद्यमान है। अगली विशेषता संविधान की बात करें तो अगली विशेषता देखने को आती है कि एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था भी पाई जाती है भारत में। ठीक है, भारत में देखिए भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय आर्टिकल 1 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में राज्यों के संघ की बात की गई है।
राज्यों के संघ की जो बात की गई है उससे दो जो है अर्थ उसके परिलक्षित होते हैं। एक, जो भारतीय संघ बना है ना, जो भारतीय संघ बना है वो जो है राज्यों के समझौते के फलस्वरूप नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसमें भारतीय राज्यों को विलीन करके बनाया गया है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, खुद विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके ये लोग आए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि भारतीय संविधान में इनको अलग होने का राइट नहीं है, संघ से अलग होने का अधिकार इनको नहीं प्राप्त है, अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है बच्चों। अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के कौन कौन से गुण हैं। तो एकात्मकता का सबसे बड़ा गुण यही है कि सशक्त केंद्र है। सशक्त केंद्र है मतलब क्या है कि संघ जो है, संघ में राज्य का विलय तो हो गया है लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं दी गई है कि वो संघ को खंडित कर सकें, ठीक है। एक सशक्त संघ है, एक ही संविधान है दोनों के लिए, केंद्र और राज्य के लिए। एकल नागरिकता दे दी गई है, अमेरिका की तरह नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता और राष्ट्र की अलग नागरिकता होगी। यहाँ पर एकल ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके बाद उसके नीचे उच्च न्यायालय होगा, उसके नीचे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होंगे। और एक ही न्यायालय, देखो एक ही न्यायालय केंद्रीय विधान और राज्य विधान को लागू करेगा, केंद्रीय और राज्य विधान दोनों को लागू करेगा। एक ही, मतलब ये नहीं है कि राज्य अपने लिए अलग सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर ले, ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था दी गई है। और राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, केंद्र का जो अधिकार है ना, ये भी एकीकृत व्यवस्था का ही गुण है। इसी के साथ साथ ही अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो भी भारतीय संविधान के एकीकृत गुण को, एकल केंद्रीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। संघीय गुण की अगर बात करें तो दो सरकारें यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का होना इसके संघीय गुण को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन जो है वो भी संघीय स्वरूप के, संविधान के संघीय स्वरूप को बताता है। इसके साथ ही लिखित तथा कठोर संविधान, मतलब लिख दिया गया है कि किसकी शक्तियां क्या है, अब उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। कठोर है कि उसमें जो है चेंज करने के लिए राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए होगा, इस वजह से ये इसके संघीय गुण को बनाए रखता है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना है। स्वतंत्र न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा होगी, पद अवधि की सुरक्षा होगी, उनका वेतन भत्ता और अन्य खर्च जो होगा भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी लाभ के पद पर नहीं रखा जाएगा। ये स्वतंत्र न्यायपालिका के वो है। तो इसको मैं न्यायपालिका में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, इसी की बात यहाँ पे मैं कर रहा था। एकीकृत है यानी न्यायपालिका राज्यों की अलग और केंद्र की अलग नहीं है, ये एकीकृत है यानी सर। और एक विशेषता ऐसी है कि मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी भारतीय संविधान में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये भी एक इसकी विशेषता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और भाग 4 का में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। 2002 में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां, पहले 10 थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य पूरे हो गए हैं। ये क्वेश्चन उठता है, 11 मौलिक कर्तव्य है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। भारत सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा
कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया, पहले ये नहीं था। मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अभी आपको प्रस्तावना पढ़ाया जाएगा तो इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर दी जाएगी। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। पहले जो भी संविधान की शुरुआत में ये व्यवस्था दी गई कि भारत का वह नागरिक जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, मताधिकार का अधिकार रखता होगा। 21 वर्ष की इस व्यवस्था को 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा परिवर्तित किया गया और इस 21 वर्ष की व्यवस्था को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अब क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वो मतदाता सूची में जुड़ने हेतु या नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है, यानी मताधिकार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भारत में एक बड़ी अनोखी व्यवस्था है कि भारत का संविधान सामान्य परिस्थितियों में तो संघीय रूप दिखाता है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए उसमें भारतीय संविधान एकात्मक रूप में आ जाता है। इसके लिए व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था जानते हैं क्यों की गई? ये ऐसी व्यवस्थाएं अन्य देशों के संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में पाई गई। क्यों पाई गई, क्यों आई? क्योंकि कभी भी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसा ना हो कि उसको संतुलित करने हेतु हम अपने शक्तियों का केंद्रीकरण ना कर पाए। इस वजह से ये व्यवस्था दी गई। और ये साथ ही एक परिवर्तन और भी किया गया था 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा। वो ये था कि जो द्विस्तरीय शासन व्यवस्था थी, भारत की द्विस्तरीय शासन व्यवस्था थी, उनको त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाया गया। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा द्विस्तरीय विशेषताएं, प्रमुख विशेषताओं में भारतीय संविधान एक विशाल, विस्तृत और लिखित संविधान है। ठीक है, पहली विशेषता क्यों है ये आप जानते ही हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान है, कई देशों से अच्छे विचार लिए गए। 1935 के अधिनियम को से बहुत सारे विचार लिए गए। ठीक है, तीसरी जो इसकी विशेषता है, नम्यता और अनम्यता का अनोखा प्रयोग किया गया है, यानी इसको विशेष परिस्थितियों में कठोर भी हो जाता है, कुछ परिस्थितियों में ये बहुत नम्य भी हो जाता है। वो आपके संशोधन की प्रक्रिया द्वारा। संसदीय प्रणाली ली गई। अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के स्थान पर ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में हमारे संविधान निर्माता रुचि दिखाए और उस संविधान को लिया। संसदीय संप्रभुता के साथ में ही न्यायिक सर्वोच्चता का भी व्यवस्था की गई। एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी की गई। केंद्रीय गुण ये हैं, आपको बताया गया है। केंद्रीय गुण में सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल और अखिल भारतीय सेवाएं। संघीय गुण इसके 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित व कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, इसी के साथ में मौलिक अधिकार की बात कर ली जाए। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य भी इसकी प्रमुख विशेषताओं में आते हैं। भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा शामिल किया गया था। इसी के साथ ही साथ भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार या मत करने वालों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भी भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कृपया इनको याद रखिएगा। एक बार अगर आपको पुनः इसको देखना हो या इससे नोट्स बनाने हो तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।